हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल हमने पढ़ा था समीकरण नंबर 5 आर्हीनियस समीकरण तक। आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। आर्हीनियस ने बताया कि कोई भी क्रियाकारक, कोई भी रिएक्टेंट तब तक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कि वो एक ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर लेता। जब तक एक ऊर्जा अवरोध को पार नहीं करेगा तब तक कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिएक्टेंट की ऊर्जा और इस ऊर्जा अवरोध की जो उच्चतम शिखर ऊर्जा होती है उसके अंतर को ही क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। मतलब एक ऊर्जा अवरोध बनता है, उसको पार करने के बाद, जैसे किसी पहाड़ के पीछे अपने को जाना होता है ना, तो पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, वैसे ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उस ऊर्जा अवरोध के ऊपर जाना ही पड़ता है। उस ऊर्जा अवरोध पे खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। और जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है और उस मैक्सिमम एनर्जी का जो बीच का अंतर होता है ना, वो ही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। इसको अपन करते हैं E से रिप्रेजेंट। किससे करते हैं? E से एक्टिवेशन एनर्जी। E से एनर्जी, A से एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब होता है सक्रियण। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु को क्रिया करने के लिए आवश्यक हो और जो इन्हें किससे मिलती है, परस्पर टक्करों से मिलती है, क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। जैसे कि यहाँ से चलते हैं अपन, यहाँ से अपना कोई ये अभिकारक है, ये चल के ऐसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। यहाँ ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट की ऊर्जा और इस ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा, इन दोनों के बीच की जो ये ऊर्जा है, अंतर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये जो ग्राफ बनाया है ये इधर एनर्जी है और इधर रिएक्शन चल रही है, अभिक्रिया की गति हो रही है। यहाँ से रिएक्टेंट चल कर किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और इन दोनों के बीच की जो अंतर है वो क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद में एक आती है देहली ऊर्जा। वो क्या होती है? क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिससे क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा। मतलब अपन देहली ऊर्जा को लिख सकते हैं कि क्रियाकारक की जितनी ऊर्जा होती है, औसत ऊर्जा, क्रियाकारक की जो औसत ऊर्जा है प्लस जो सक्रियण ऊर्जा है, दोनों को मिलाकर क्या बनती है? देहली ऊर्जा बनती है। इसके ऊपर कभी कभी एक ऐसे छोटा आधे नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है क्रियाकारक अणुओं की वह निश्चित ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा जिससे क्रियाकारक किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा कहलाती है। अब ऊष्मा के आधार पर अगर अभिक्रिया के प्रकार देखें तो वो दो प्रकार की होती है। एक ऊष्मा सेपी होती है, एक ऊष्मा शोषी होती है। अपन ने ये 11th क्लास में भी पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में 12th क्लास में भी है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। ऊष्मा सेपी के अंदर क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जो ऊर्जा होती है ना, वो प्रोडक्ट की ऊर्जा से क्या होती है? ज़्यादा होती है, तभी ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा हो तो अभिक्रिया मिश्रण से ऊष्मा क्या होगी? मुक्त होगी, और वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाए तो ऊर्जा और अभिक्रिया की गति, रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, तो अपन एनर्जी रिएक्टेंट बनाएंगे यहाँ से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, यानी कि ER रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर देन EP प्रोडक्ट की एनर्जी से। और इसमें ऊर्जा हमेशा क्या होती है? मुक्त होती है, इसलिए ΔH जो है, ऊष्मा जो है, उसको अपन क्या लिखते हैं? नेगेटिव से लिखते हैं। दूसरी थी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में प्रोडक्ट की ऊर्जा का मान अभिकारक की ऊर्जा से क्या हो? ज़्यादा हो, उसका उल्टा होता है। तो ऐसी अभिक्रिया में क्रियाकारक जो है वो क्या करेगा? या तो वायुमंडल से या किसी अन्य बाह्य स्रोत से क्या करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा, तभी वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ऊर्जा अवरोध के शिखर पर विद्यमान जो न्यूनतम ऊर्जा वाले अणु हैं वो सक्रियत संकुल कहलाते हैं। न्यूनतम नहीं,
ऊर्जा अवरोध पीछे देखा था अपन ने, वहाँ पे जो अणु प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी ऊर्जा क्या होती है, उच्चतम होती है। और वो क्या बनाते हैं वहाँ पे, सक्रियत संकुल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और किसी भी अभिक्रिया के पूरा होने के लिए उस एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स का बनना क्या होता है, ज़रूरी होता है। यानी कि क्रिया कारक पहले बनता है सक्रियत संकुल में, उसके बाद बनेगा वो प्रोडक्ट में। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ बनाया है, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, किसी बाहरी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करनी ही पड़ेगी। ओके, यानी कि ईपी जो है वो ग्रेटर देन है ईआर से, और डेल एच हमेशा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। अब जो सक्रिय संकुल बनता है वो मैक्सिमम ऊर्जा स्तर पर होता है, मतलब उसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और उसकी जो आयु होती है ना, मतलब आयु का मतलब होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है, और वो बनने के तुरंत बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो वहाँ पे उसको टूटना ही पड़ता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही पड़ता है, वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाता है। उच्च ताप पर सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले जो अणु होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर अपन ज़्यादा देंगे तो सक्रियण जिन अणुओं की सक्रियण ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा होती है उनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक है, किसी अभिकारक का वेग अभिक्रिया में उपस्थित विद्यमान जो सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अथवा बराबर वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अच्छा, ये हमने बात की थी पहले कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, क्रियाकारक के अणुओं के समानुपाती होता है। क्रियाकारक के अणु कौन से, जिनकी ऊर्जा क्या है, या तो सक्रियण ऊर्जा के बराबर है या फिर क्या है, उससे ज़्यादा है। उससे कम ऊर्जा वाले अणुओं के समानुपाती वो नहीं होती है। सक्रियण ऊर्जा रिएक्टेंट के लिए सक्रियण ऊर्जा को रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तभी वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और जो अभिक्रिया का वेग होगा वो उन्हीं अणुओं के समानुपाती होगा जिनकी ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा से अधिक या फिर बराबर है। ओके, ये तो थोड़ा सा सक्रियण ऊर्जा के बारे में था। अब अपन सक्रियण ऊर्जा की गणना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा की गणना के लिए दो विधियाँ काम में ली जाती है, एक होती है आलेखी विधि और एक होती है अंतराल विधि। आलेखी विधि में देखो क्या कैसे निकालते हैं, सक्रियण ऊर्जा को निकालेंगे कैसे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए टी ताप पर सक्रियण ऊर्जा हमने मान ली E A है और वेग स्थिरांक K है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या था हमारा, K बराबर में AE माइनस का E अपॉन में RT, समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ इसमें क्या लेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ ln लेंगे, तो ln K ln A। अब देखो ln और E जो है ना वो एक दूसरे के विरोध में होते हैं। अगर ln और E एक साथ आता है तो E जो है वो हट जाता है, ln और E एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो माइनस का E अपॉन RT है वो इसके बराबर में आ जाता है। तो ln K बराबर में ln A माइनस का EA अपॉन में RT। लोग हटा देते हैं, 2.303 ln हटा देते हैं 2.303 log K बराबर में 2.303 log A माइनस का EA अपॉन में RT, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में अपन दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 2.303 से भाग दे देते हैं। अब इधर 2.303 से भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल आउट, यहाँ पे देंगे तो ये वाला कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे ना तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो समीकरण क्या बनेगी, log K बराबर में log A माइनस का EA बटे में 2.303 और 1 अपॉन में RT को अपन क्या कर देते हैं, 1 अपॉन में T को अलग लिखते हैं, R को इसके साथ में ही लिखेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम। अब देखो अपना जो ग्राफ है वो ये बन जाता है, इसको y मान लेते हैं और y बराबर में माइनस का mx प्लस में c वाला एक ये ग्राफ बन जाता है। और समीकरण 3 के अनुसार अगर अपन log k इस log के बीच में और 1/t के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसमें जो log a है वो तो एक अंतःखंड इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं अंतःखंड log A
जो है अंतःखंड का काम करेगा, और जो स्लोप है ना ढाल, वो किसका कौन करेगा, माइनस का EA बटे में 2.303 R के क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसका बनाते हैं, माइनस साइन आया है तो इसलिए ऊपर से बनेगा ये log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा है, ऊपर से क्या है नीचे आया, तो इसका जो ढाल है वो तो क्या है माइनस EA बटे में 2.303 R के बराबर होता है, और ये जो है इसका इंटरशेप ये किसके बराबर होगा, log a के बराबर होगा। अब ग्राफ से देखो ढाल किसके बराबर है, माइनस का EA बटे में 2.303 R के बराबर है। यहाँ से अगर अपन EA बाहर निकालते हैं, यहाँ से EA बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस साइन भी इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 2.303 R गुणा में स्लोप। तो EA सक्रियण ऊर्जा ही अपने को निकालनी थी, इस ग्राफ के माध्यम से अपने सक्रियण ऊर्जा निकाली है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, आलेखी विधि कहा जाता है। दूसरी जो विधि आती है वो अंतराल विधि है, और ये विधि इम्पोर्टेंट है आलेखी विधि से ज़्यादा। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार क्या थी, k बराबर में AE माइनस का E अपॉन में RT, दोनों तरफ log ले लिया। अब ये बीच वाला जो पीछे जो मैंने बताया था ना, ln लेंगे, ln के बाद में ln को हटाएंगे 2.303 आएगा, फिर उसमें 2.303 से डिवाइड करेंगे, वो सारी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे नहीं किया है, इसको एक ही लाइन में लिख दिया कि दोनों तरफ log लेंगे। log लेंगे तो log k बराबर में log a माइनस का EA बटे में 2.303 R 1/t। अब ये कहाँ से कैसे आया है, ये आप पीछे वाले मेथड से आप देख सकते हैं कि इसमें अपन ने क्या किया था, इससे इसको डिवाइड किया था, तब वो वाले तो कैंसिल हो गए थे ऊपर वाले तो, और इसके नीचे ये बच गया था। अब अंतराल विधि है, इसलिए अपन अंतराल वाला समीकरण लेना हमने ज़रूरी है, तो अपन ने क्या ले लिया, T1 और T2 दो तो टेम्परेचर ले लिए, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया वेग नियतांक क्या होगा, K1 और K2 होगा, तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। log K1 एक बार K1 के लिए लिखेंगे, log K1 बराबर log a माइनस का EA बटे में 2.303 R 1/T1 समीकरण नंबर 1, और log K2 बराबर में log a माइनस का EA बटे 2.303 R और 1/T2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से अपन समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो log K2 माइनस में log K1 इसको घटाएंगे, इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला जो है ना इसमें 2 है तो 2 में से एक क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस का EA बटे में 2.303 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। अब यहाँ से अगर अपन मैं माइनस चिन्ह हटाती हूँ ना, तो यहाँ पे है ना ये वाला प्रोसेस इधर आ जाता है, माइनस का 1/t जो है वो इधर आ जाएगा 1/t 1, और ये इधर चला जाता है 1 अपॉन में T1 माइनस साइन हटाने पर। log K2 माइनस log K1 बराबर में EA बटे में 2.303, ये माइनस साइन मैंने हटा दिया है यहाँ पे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो T1 और T2 आएगा। अब ये देखो इस तरह से बन गया 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2, माइनस साइन हटाने पर ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये एलसीएम लिया, यहाँ पे T1 तो है, T1 है तो क्या बचेगा, T2 बचेगा, T2 माइनस में T1, log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log K2 बटे में K1 बराबर में EA बटे में 2.303 R और T2 माइनस में T1 और T1 अपॉन में T2 समीकरण नंबर इसको अपन ने दे दिया 3। इसलिए यदि किसी अभिक्रिया के लिए अपने को T1 और T2 पर वेग स्थिरांक K1 और K2 ज्ञात हैं, तो अपन समीकरण नंबर 3 से क्या कर सकते हैं, इस सक्रियण ऊर्जा को